हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस कुमार सैनी और आप सभी लोग देख रहे हैं एसआरएल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक कोड के बारे में, अर्थात आनुवांशिक कोड क्या होते हैं और किस प्रकार से आनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। इसके अलावा आनुवांशिक कोड की क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है रेप्लिकेशन को और उससे हम बाद में हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन को। जो ये रेप्लिकेशन होता है उसमें जो डीएनए होता है उससे डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है। जो पुराने डीएनए से डीएनए या आरएनए बनता है तो ये पूरकता के सिद्धांत के आधार पर बनता है। कहने का मतलब जो पुराना डीएनए होता है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है उसी का पूरक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो आपके नए डीएनए या आरएनए का निर्माण करता है। लेकिन बात करें हम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया की, तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो ये आरएनए होता है इसके पास जो भी आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं उसके अनुसार प्रोटीन बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां पर जो प्रोटीन बनता है, यहां पर जो ये प्रोटीन बनता है तो ये प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्लों का। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्लों से और ये जो एमिनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं ये कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जब दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उनके मध्य में एक बंध बन जाता है और उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो इनके मध्य में बहुत सारे पेप्टाइड बंध बन जाते हैं। इस कारण से जो प्रोटीन होता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, अर्थात प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा ये एमिनो अम्ल के जुड़ने से बनेगा। ये एमिनो अम्ल होते हैं एक विशेष क्रम में जुड़ते हैं और विशेष क्रम में जुड़कर ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लेकिन कौन सा एमिनो अम्ल पहले जुड़ेगा, कौन सा एमिनो अम्ल बाद में जुड़ेगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो यहां पर जो ये प्रोटीन बन रहा है वो बन रहा है आरएनए से। ये प्रोटीन बनता है वो बनता है आरएनए से। अब ये आरएनए बनता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। जब हमने देखा कि डीएनए से डीएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है तो वो तो पूरकता के सिद्धांत के आधार पर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और एमिनो अम्ल के बीच में पूरकता का सिद्धांत कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब होता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसका कोई पूरक एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से एमिनो अम्ल का निर्धारण होता है, तो यहाँ पर जन्म हुआ आनुवंशिक कोड की अवधारणा का। कहने का मतलब ये है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसके अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं ये एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड या आरएनए के पास हमारी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, इसी कारण से इनको कहा जाता है आनुवंशिक कोड। तो हम ये मान सकते हैं कि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं वो एक कोड बनाते हैं और उस कोड के अनुसार एमिनो अम्ल का निर्धारण होता है। दोस्तों, यदि हम देखें कि जो ये आरएनए होता है इसके अंतर्गत 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होंगे वो आनुवंशिक कोड का निर्माण करेंगे। दोस्तों, यदि हम ये मान लें कि एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है वह एक कोड के रूप में कार्य करता है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 4 कोडोन बन जाएंगे। यदि एक नाइट्रोजनी क्षारक है एक कोडोन के रूप में कार्य करे तो इनसे हम 4 कोड बना सकते हैं। लेकिन ये 4 कोड हैं और एमिनो अम्ल है 20, तो इस प्रकार से ये 20 एमिनो अम्लों के लिए ये 4 कोडोन होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। तो इससे एक बात पता चल गई है हमें कि जो आनुवंशिक कोड होता है जो नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बना है ये एक नाइट्रोजनी क्षारक का नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आनुवंशिक कोड होता है ये नाइट्रोजनी क्षारकों के समुच्चय से मिलकर बना होता है। अब समुच्चय हम बना सकते हैं, हम समझ लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि 2 नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो एक समुच्चय बना रहे हैं और
उनसे एक आनुवंशिक कोड बन रहा है। तो यदि हम देखेंगे 4 हमारे पास नाइट्रोजनी क्षारक हैं और यदि हम इनके दो के समुच्चय की संभावनाएं देखें तो कितने आनुवंशिक कोड बन सकते हैं या कितने समुच्चय बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कोड है नाइट्रोजनी क्षारक हैं 4 और यदि 2 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर एक समुच्चय बनाए, एक कोड बनाए, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हम 16 आनुवंशिक कोड बना सकते हैं। अर्थात 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के कॉम्बिनेशन से 16 आनुवंशिक कोड बन सकते हैं। अब ये 16 आनुवंशिक कोड हैं वो 20 एमिनो अम्ल को निर्धारित करने के लिए क्या है, अपर्याप्त हैं। तो इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो ये आनुवंशिक कोड होता है ये 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह से नहीं बनता है। तो माना जाए, हम मान लेते हैं कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समुच्चय होता है वो एक आनुवंशिक कोड बनाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे 3 से मिलकर एक कोडोन बने तो कितने कोडोन बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक है 4 और 3 का एक समुच्चय बनाए तो टोटल हम 64 कोडोन बना सकते हैं या 64 कोड बना सकते हैं। और ये 64 कोड होते हैं वो 20 प्रकार की एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये आनुवंशिक कोड होते हैं ये नाइट्रोजनी क्षारकों के समुच्चय होते हैं और फिर ये जो कोड होते हैं ये एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। तो यदि हम देखें कि जो हमारे पास नाइट्रोजनी क्षारक हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, और यदि हम इनके 3 के समुच्चय बनाकर देखें तो हमारे पास जो ये टोटल 64 प्रकार के समुच्चय बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम 64 प्रकार के आनुवंशिक कोड बना सकते हैं और जो यहाँ पर इस सारणी के अंतर्गत बने हुए हैं। और यही 64 कोडोन होते हैं एमिनो अम्ल में, जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। तो अब ये जो आनुवंशिक कोड होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों जब हम आनुवंशिक कोड की विशेषताएं देखते हैं तो आनुवंशिक कोड की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि आनुवंशिक कोड होते हैं वो त्रिक होते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि एक आनुवंशिक कोड है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समुच्चय से मिलकर बना है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारा जो आनुवंशिक कोड होता है वो त्रिक होता है। ये आनुवंशिक कोड होते हैं ये आरएनए में पाए जाते हैं और जब हम आरएनए में इन आनुवंशिक कोड को पढ़ते हैं तो इनको लगातार पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीच में हम किसी भी नाइट्रोजनी क्षारक को नहीं छोड़ सकते हैं, हम नाइट्रोजनी क्षारक को स्किप नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हो गया है कि जो ये आनुवंशिक कोड होती हैं उनकी दूसरी विशेषता है ये लगातार पढ़े जाते हैं। इनकी नेक्स्ट विशेषता यदि हम देखें तो जो एक आनुवंशिक कोड होता है और दूसरा आनुवंशिक कोड होता है तो उनके बीच में कोई भी कोमा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, अर्थात जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो कोमा रहित होते हैं। तो तीसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि जो आनुवंशिक कोड होते हैं ये कोमा रहित होते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा है कि जो ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह से जो आपका आनुवंशिक कोड बनता है तो उनसे हम ज्यादा से ज्यादा 64 आनुवंशिक कोड बना सकते हैं। तो कुल कोडोन की संख्या होती है या कुल आनुवंशिक कोड होते हैं वो होते हैं 64। और ये जो 64 कोडोन होते हैं इनमें से जो ये 61 कोड होते हैं ये किसी ना किसी एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं। इस कारण से इन 61 कोडोन को हम बोलते हैं सेंस कोडोन। और शेष रह गए हमारे 3 आनुवंशिक कोड और ये 3 आनुवंशिक कोड होते हैं किसी भी एमिनो अम्ल का निर्धारण नहीं करते हैं। क्योंकि ये 3 आनुवंशिक कोड है किसी भी एमिनो अम्ल का निर्धारण नहीं करते हैं तो फिर इनका काम क्या है। तो जब आगे रिसर्च हुई तो पता चला कि ये 3 कोडोन होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन का कार्य करते हैं। इस कारण बाद में इन्हें कहा गया है स्टॉप कोडोन। तो 61 कोडोन एमिनो अम्ल का निर्धारण करते हैं और 3 कोडोन किसी भी प्रकार के एमिनो अम्ल का निर्धारण नहीं करते हैं। ये 3 कोडोन होते हैं हमारे UAA,
AG और UGA। तो ये 3 कोडोन होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल का निर्धारण नहीं करते हैं, ये समापन कोडोन के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद यदि हम जो आनुवंशिक कोड होते हैं उसकी नेक्स्ट विशेषता देखें तो जो आनुवंशिक कोड होते हैं इसमें से एक आनुवंशिक कोड होता है AUG और ये कोडोन होता है हमारे प्रारंभन कोडोन के रूप में भी कार्य करता है। प्रारंभन कोडोन का मतलब ये है कि जो सबसे पहला कोडोन होता है वो सदैव AUG होता है और इस आनुवंशिक कोड के द्वारा एक एमिनो अम्ल निर्धारित होती है जिसका नाम है मिथियोनिन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में जो पहला एमिनो अम्ल होता है वो सदैव मिथियोनिन होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रारंभन कोडोन होता है वो होता है AUG और समापन कोडोन होते हैं इन 3 कोडोन में से कोई सा भी एक कोडोन हो सकता है। यदि हम आनुवंशिक कोड की और विशेषताएं देखें तो इसकी एक विशेषता होती है कि जो आनुवंशिक कोड होते हैं ये होते हैं विशिष्ट और असंदिग्ध। कहने का मतलब ये है कि जो एक आनुवंशिक कोड होता है उस कोड के द्वारा एक ही एमिनो अम्ल का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब जो आनुवंशिक कोड होता है वो एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है, इसके ऊपर कोई संदेह नहीं होता है। तो इस कारण से जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो विशिष्ट और असंदिग्ध होते हैं। दोस्तों यदि हम और अधिक विशेषता देखें तो इसकी नेक्स्ट विशेषता जो होती है वो होती है कि आनुवंशिक कोड होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। इनको हम बोलते हैं सार्वभौमिक या इसको बोला जा सकता है सार्वत्रिक। अब ये क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक का मतलब ये है कि एक आनुवंशिक कोड होता है ये सभी जीवों के अंतर्गत एक ही एमिनो अम्ल का निर्धारण करता है। यदि हम उदाहरण के तौर पर माने कि AUG है वो मिथियोनिन को कोड करता है, तो चाहे से सूक्ष्म जीव हो और चाहे से मनुष्य हो, ये सभी के अंतर्गत मिथियोनिन को ही कोड करता है। इस कारण ये बोला जा सकता है कि जो ये आनुवंशिक कोड होते हैं वो सार्वत्रिक या सार्वभौमिक होते हैं। और यदि एक विशेषता और देखें हम, ये आनुवंशिक कोड होते हैं वो होते हैं अपरह्रासित। ये अपरह्रासित से क्या तात्पर्य है? दोस्तों हमें पता है कि आनुवंशिक कोड की संख्या है 64 और एमिनो अम्ल है 20। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो एक एमिनो अम्ल है उसका निर्धारण है एक से अधिक आनुवंशिक कोड के द्वारा किया जा रहा है। कहने का मतलब होता है कि आनुवंशिक कोड अपहरासित हो रहे हैं। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि आनुवंशिक कोड अपहरासित होते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने 8 जो विशेषताएं आनुवंशिक कोड की पढ़ी हैं। तो ये थी आनुवंशिक कोड क्या है और आनुवंशिक कोड की विशेषताएं और ये किस प्रकार से बने होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।